अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड में 11 दर्जा मंत्रियों का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दायित्वों को लेकर 1 या 2 लिस्ट आ सकती है। करीब 30 नामों की ये लिस्ट हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। और लोकसभा चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में दर्जा मंत्रियों की नई लिस्ट भी सामने आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुल 50 के करीब नामों को दर्जा मंत्री पद देने की प्लानिंग थी, जिसमें से पहली 2 लिस्ट में 21 लोगों को दायित्व दिया जा चुका है। लिहाजा अब 30 के करीब और लोगों को भी दर्जा मंत्री पद मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी इन नामों को फाइनल करके लिस्ट जारी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने अपने सीनियर लीडर्स को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें न्यूज 18 की खबर पर भी मोहर लगी है। न्यूज 18 के बताए गए 9 लोगों को दर्जा मंत्री पद दिया गया है और सरकार ने सभी वर्गों को साध कर समीकरण साधने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने उन तमाम नेताओं के एडजस्टमेंट शुरू कर दिए हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, चाहे उनका कनेक्शन संघ के जरिए रहा या फिर महिला वर्ग से। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भले ही ये दूसरी लिस्ट हो, लेकिन अब तक बीजेपी ने महिलाओं में महिला आयोग, बाल आयोग, तो ब्रह्मांड में बद्री केदार मंदिर समिति के साथ मुस्लिम वर्ग में वक्फ बोर्ड समेत नेताओं को एडजस्ट किया है। दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट में एकमात्र महिला विनोद उनियाल को जगह मिली है, जो संघ और पार्टी में लंबे समय से जुड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी में ही है कि जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक सम्मान के तौर पे और माननीय धामी जी ने विश्वास जताया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि माननीय धामी जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जो उन्होंने विश्वास जताया है उस पे मैं खरी हूँ। सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो विभिन्न वर्गों के हैं, सभी वर्ग हैं, सबको साथ लेकर के सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये किया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की भी कोशिश है कि सभी वर्ग को साथ लाया जाए। पार्टी का मानना है कि अभी जो लोग रह गए हैं उनकी लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है। हमारी सरकार के द्वारा जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उनको सरकार में जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे वो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और आम जनता को उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले जाति, क्षेत्र, संघ समेत कई समीकरणों को धामी सरकार ने साधने की कोशिश की है, ताकि चुनाव से पहले सब कुछ ठीक रहे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। दिल्ली दौरे के दौरान में सीएम धामी से मुलाकात की थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुलाकात के दौरान की। बागेश्वर की विधायक पार्वती दास के ड्राइवर की मौत हो गई है। मौत संदिग्ध हालत में बताई जा रही है। गुरुवार देर रात जेसीबी से अवैध रोड काटी जा रही थी और इसी दौरान जेसीबी की चपेट में आने से विधायक के ड्राइवर की मौत हो गई। इस घटना के बाद में प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि विधायक की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। जो इंसिडेंट है वो जानकारी में आया है, तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार की यहाँ से परमिशन नहीं प्राप्त की गई थी। अभी उसमें पुलिस के द्वारा पूरी जांच पड़ताल भी करी जा रही है और उसके आगे कार्रवाई भी करी जाएगी। और पुनः यही है कि यदि आप रात को इस प्रकार से किसी हैवी मशीनरी का प्रयोग करेंगे तो कभी न कभी दुर्घटना की संभावना रहती ही है। अतः पुनः मेरी अपील भी रहेगी सभी से कि जब तक जेसीबी की ड्यू परमिशन ना हो तब तक आप उसका प्रयोग ना करें। देहरादून कांग्रेस दफ्तर में आज हंगामा हो गया। उत्तराखंड में कांग्रेस बर्बाद हो रही है और नारायण दत्त तिवारी जैसे नेताओं को भुला दिया गया है, यही कहते हुए जितेंद्र चौहान नाम के शख्स ने अपने पोस्टर के साथ में हंगामा कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
करीब 70 साल की उम्र के शख्स का नाम जितेंद्र चौहान है। जितेंद्र चौहान का दावा है कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने जिस कांग्रेस को खड़ा किया, आज कई नेता उस कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर में जितेंद्र चौहान अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे और प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी की सीट के पीछे पंडित नारायण दत्त तिवारी का पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिखा था राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस प्रकोष्ठ। जितेंद्र चौहान ने पोस्टर लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की तो प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सवाल उठाया। इसी दौरान दोनों में बहस शुरू हो गई। इसके बाद खुद को कांग्रेसी कहने वाले जितेंद्र चौहान कमरे के बाहर धरने पर बैठ गया। नहीं, आपने दिया ना, कैसे करो कि उनको पता ही नहीं। आपने दिया ना, मैंने पूछा ना आपसे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैंने पूछा, उन्होंने मेरा पैनल निकाला। नहीं, उससे क्या मतलब, मैंने मेरा पैनल खींचा। आप बताओ ना, पार्टी के नेताओं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? अगर अपनी पार्टी को, उसके सड़े हुए फूल को फिर से दवाई छिड़क के उसको खिलाना चाहता हूँ तो विरोध है वो। आप बताइए, है विरोध? हाँ या ना बोलिए। अरे भाई साहब, हाँ या ना बोलिए। जो कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जहां से नए नए आंकुए फूटने थे, उनके ऊपर मट्ठा डाला गया, उनको पैरों से खुसला गया, सबसाइड किया। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं उसमें आया, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि भाई आपकी क्या मांग है, आप अपनी मांग बताइए ना। अगर आपकी कोई मांग है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए, लेकिन उनकी मांग का पता ही नहीं चल रहा मांग क्या है। तो हमने उनसे ये बोला, भाई आप हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। आपकी जो भी मांग है उसको आप उचित फोरम में रखें। तो उस पर कांग्रेस ऑफिस में हुए इस ड्रामे पर बीजेपी ने निशाना साधने में देरी नहीं की। कोई दोराहे नहीं है कि कांग्रेस में संस्कार और संस्कृति दोनों ही मिसिंग है। मुझे लगता है बड़ी घटना ये थी कि जब नारायण दत्त तिवारी जी का पोस्टर लगाया गया तो किस तरीके से उस पोस्टर को हटाया गया। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस अपने नेताओं का सम्मान करना नहीं जानती, पहाड़ का सम्मान करना नहीं। कांग्रेस ने खुद को कांग्रेसी बताने वाले जितेंद्र चौहान से किनारा कर लिया, पर सवाल कांग्रेस के सामने भी है कि अगर इस शख्स का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो कैसे एक अनजान शख्स ने नारायण दत्त तिवारी का पोस्टर लगाया, कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ली। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भले ही कांग्रेस कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन अब कांग्रेस ने जिला सम्मेलनों के जरिए प्रदेश में पार्टी को संगठित करने की कोशिश तेज कर दी है। जिलावार हो रहे सम्मेलनों के जरिए जहां पार्टी नेता कार्यकर्ताओं की मन की बात सुन रहे हैं, तो वहीं संगठन को धार बनाने की भी कोशिश की जा रही है और ये दावा भी किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर ही सही, मगर कांग्रेस नेताओं ने अब कार्यकर्ताओं के बीच जाने का ऐलान कर दिया है। हर जिले में आयोजित हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए जहां पार्टी को एकजुट करने की कवायद तेज हो रही है, वहीं संगठन को लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। जिला सम्मेलनों के जरिए प्रदेश नेतृत्व बूथ से लेकर जिला इकाइयों की ताकत का भी आकलन कर रहा है। यही नहीं, मास बेस मानी जाने वाली कांग्रेस को अब कार्डर बेस पार्टी की बतौर स्थापित करने की कोशिश भी हो रही है। देखिए, ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही। पार्टी को जो फैसला था कि कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को हमको डाइवर्ट करना है, उसके लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था और लगातार मैं पिछले 1-1.5 साल से इसी प्रयास में हूँ। कांग्रेस इन दिनों जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इन सम्मेलनों में लोकसभा के संभावित दावेदारों के साथ ही प्रदेश की लीडरशिप भी शिरकत कर रही है। प्रदेश के शीर्ष नेता जहां इन सम्मेलनों के जरिए खुद को कार्यकर्ताओं के करीब ला रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं के भीतर चुनावी स्पिरिट पैदा करने की कवायद भी हो रही है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से एक नई स्फूर्ति पैदा होगी और जो हमारे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक रूपरेखा बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। और बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस अपने संगठन को कितना धारदार बनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी भी कीमत पर 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन
नहीं करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इन दिनों बीजेपी ऑफिस का नजारा बदला बदला सा है और प्रदेश पदाधिकारियों की ड्यूटी फिक्स क्या हुई। पार्टी ऑफिस के कार्यकर्ताओं ने हलचल तेज कर दी है। जो कि अधिकारी लोगों या फिर कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते, अब वो शिकायत लेकर सीधे पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऑफिस में प्रदेश पदाधिकारी अब 2 दिन बैठने लगे हैं। हर पदाधिकारी को 2 दिन पार्टी ऑफिस में हाजिरी लगानी ही होगी। शुक्रवार से नियम का पालन दिखना शुरू हुआ। पार्टी ऑफिस में बीजेपी के वो कार्यकर्ता भी नजर आए जो सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, लेकिन उनके काम वहां बन नहीं पा रहे। प्रदेश पदाधिकारियों के पास अपनी अपनी शिकायत और काम लेकर कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। पदाधिकारी कहते हैं कि पार्टी ऑफिस में निर्धारित दिन बैठने से लोगों की समस्या पता चलती है, कहां कमी है, क्या किया जा सकता है और लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। अब वो चाहे संगठनात्मक दृष्टि से कोई समस्या हो, चाहे सरकारी तंत्र के विषय में कोई। शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली और प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान को पार्टी ऑफिस में बैठना था, तो वो दिन भर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हुए दिखे। सामान्यतः कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, कुछ आम जन सरोकारों की समस्याएं भी होती हैं और सुझाव होते हैं संगठन के प्रति आगामी चुनाव को लेकर या किस प्रकार हमारे संगठन का काम बढ़े, सरकार को हम क्या सुझाव, एक कार्यकर्ता सुझाव दे सकता है, इस प्रकार के भी। अब चुनाव करीब है तो संगठन की भी कोशिश है कि प्रदेश पदाधिकारियों की भी एक्टिविटी और संपर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसीलिए नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनावी राज्यों में सस्ते सिलेंडर देने वाली बीजेपी को उत्तराखंड में भी सस्ता सिलेंडर और सस्ती बिजली देनी चाहिए, वरना कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि सरकार जनता के किए वादों को पूरा करेगी और कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल खड़े करना है। 2014 से डबल इंजन की बात हो रही है, लेकिन डबल इंजन जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। और जब कोई इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो क्या जो है जनहित में काम करेगा। तो अभी तो आप इंतजार कीजिए। हरीश रावत जी, मुझे लगता है कि जो संदेश देना चाहते हैं न तो जनता में और न उनकी पार्टी में कोई अब महत्व रखता है। ऐसे में मेरा, चूंकि वैसे तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मेरा उनसे आग्रह है इस उम्र में कम से कम उपवास न रख के आप नसीहत दें अपनी पार्टी को कि यहाँ जनता के लिए काम करें। उत्तराखंड में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और जीएसटी बिल को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। शुक्रवार को बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम का लकी ड्रॉ निकाला गया और वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर महीने में 26 करोड़ रुपए जीएसटी हासिल हुआ है। जब से ये स्कीम हमने लागू की है तब से लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार भी जब 2 माह का हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला तो सबसे बड़ी उत्साह की बात यह है कि नवंबर माह में अभी तक का सबसे ज्यादा हमें बिल मूल्य भी मिला है और उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा इसमें बिल उन्होंने अपलोड किए हैं। सरकार का फोकस 13 जिलों पर नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर है और इन डेस्टिनेशन में काम भी शुरू हो गया है, लेकिन आधा अधूरा काम कारोबारियों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। देखिए नैनीताल से एक खास रिपोर्ट। नैनीताल का मुक्तेश्वर 13 डेस्टिनेशन में जरूर है, लेकिन अब भी यहाँ काम नहीं हो सके हैं। पुराने थाने और शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज भी शुरू नहीं हो सके। पहले चरण में ना पार्किंग बनी, ना ही पानी की उपलब्धता हुई। हालात तो ये है कि पर्यटकों को यहाँ एटीएम तक की सुविधा नहीं है, जिससे कारोबारी से लेकर पर्यटक तक परेशान हैं। पाइपों में पानी नहीं है और जैसे कहीं पर खोद के किसी घर के आगे से डाला है तो उसको बंद नहीं किया है, तो गांव वाले को दिक्कत आ रही है। तो जब तक पानी का फ्लो चालू नहीं होगा, खाली नलों से क्या करेंगे लोग।
तो धीरे धीरे करके ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। नैनीताल में रोक-टोक के बाद मुक्तेश्वर की तरफ पर्यटकों ने रुख किया है और यहाँ सनसेट से लेकर हिमालय की दीदार करना पर्यटकों को खासा पसंद है। पहले चरण में थोड़े काम ही हुए, जिससे कारोबारी नुकसान झेल रही हैं। वहीं जिला प्रशासन पहले चरण के कामों का हिसाब लेकर दूसरे चरण के काम शुरू करने की बात कर रहा है। तो विभागों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो निर्माणाधीन काम चल रहे हैं उनमें जिनमें द्वितीय चरण की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, प्रथम चरण की यूसी इत्यादि की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करा लें ताकि समय से धनराशि अवमुक्त कराई जा सके और जो काम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में चल रहे हैं या सुविधाओं के विकास के जो काम चल रहे हैं वो समय से पूर्ण कराए जा सके। बहरहाल 13 जिले 13 डेस्टिनेशन सरकार की प्राथमिकता में हैं, लेकिन धीमे काम से पर्यटन प्रभावित हो रहा है। नैनीताल का मुक्तेश्वर नया हब टूरिस्ट के लिए बन तो रहा है, लेकिन सुविधाएं और बेहतर हो तो ये वादियां देश भर के लोगों को लुभा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।